मकान स्वीकृत नहीं कर रही। ये गरीबों के साथ अन्याय है, धोखा है, पाप है। मैं तमिलनाडु सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि गरीबों के मकान स्वीकृत करे, गरीबों के मकान बनाने के लिए वो सर्वे करे ताकि हम गरीबों के मकान बना सके। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ तमिलनाडु की सरकार से, गरीबों के साथ अन्याय ना करे। माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हम सदन में संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं में इंटरप्रिटेशन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। अभी तक सदन में हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त संविधान बचाने की जरूरत है सर। 18 भाषाओं अर्थात असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषाओं में सुविधा प्रदान की जा रही थी। अब इसमें कश्मीरी, कोंकणी और संताली भाषाओं को भी शामिल कर लिए जाने से हम संविधान में उल्लिखित सभी भाषाओं में इंटरप्रिटेशन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। माननीय सदस्यगण, दुनिया में भारत की संसद है जिसमें 22 भाषा के अंदर हम साइमल्टेनियस उपलब्ध है। दुनिया में कहीं नहीं है इतनी भाषाओं के अंदर। ये भारत के संविधान और भारत पे हमको गर्व करना चाहिए, देश के लोकतंत्र पे गर्व करना चाहिए। इसलिए मेरा आग्रह आपसे कि आप सदन चलाने में सहयोग करें। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है। मुझे आशा है आप सदन चलाने में सहयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 361 डॉक्टर संजय जायसवाल 361। माननीय मंत्री जी, उत्तर से वापस करते रख दिया गया। माननीय सदस्य, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ये राजभाषा का मेरा प्रश्न है और आज ही के दिन आपने सभी 22 भाषाओं में अनुवाद इस लोकसभा में आज से ही परमिशन दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक बिहारी होने के नाते आपका, माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैथिली भाषा में भी संविधान आज उपलब्ध है। आज मैथिली लिखने वाले, पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति भारत का संविधान मैथिली भाषा में भी पढ़ सकता है। उसके लिए भी मैं आपका और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मेरा एक सुझाव भी है, भारत में बहुत सारी ऐसी भाषाएं, बोलियां हैं जो बहुत जगह प्रचलित हैं, और जैसे मेरी भोजपुरी की जो बोली है वह लगभग दुनिया के 30 करोड़ लोगों के द्वारा भी बोली जाती है। तो मेरा माननीय मंत्री जी को यह सुझाव रहेगा कि जब आपने ये सीडेक से और आप स्वयं इस संसद में 22 भाषाओं में परिवर्तित करके सभी कार्य कर सकते हैं, तो पत्राचार की भाषा हमारी 8वीं सूची से हिसाब से हो सकती है। तो कृपया कर मेरा सुझाव रहेगा कि सरकारी कार्यों को भाषा परिवर्तन का भोजपुरी में भी किया जाए, जिससे भोजपुरी की जो 30 करोड़ की संख्या है वह उसका लाभ उठा सके। इसके बारे में कुछ माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने भोजपुरी भाषा के महत्व को भी बताया है और इनके कुछ सुझाव भी आए हैं। तो मैं माननीय सदस्य महोदय से और सदन को यह जरूर बताना चाहूँगा कि अष्टम सूची में जो भी 22 भाषाएं हैं
इसके संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए, प्रचार प्रसार के लिए माननीय मोदी जी की सरकार तो प्रतिबद्ध है ही, संकल्पित है ही। लेकिन अगर कोई लोक भाषा भी है, स्थानीय स्तर पर अगर वह सांस्कृतिक रूप में और बोलचाल की भाषा में पहचान बना ली है, तो उसके महत्व को भी हम महत्वपूर्ण मानते हैं। और जो सुझाव है इनका, इस विषय पर हम संजय जी से बैठकर एक बार जरूर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरा दूसरा प्रश्न है, एक तो आज इतना बड़ा दिन है, जितने हमारे विरोधी दल के इन सभी की भाषाओं का आज आप उनकी भाषा में वो चाहे तो जवाब और सवाल सुन सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट यही है कि इटालियन भाषा जोड़ी जाए, तभी ये लोग तैयार होंगे। मेरा दूसरा प्रश्न है कि विगत वर्षों में केंद्र सरकार के द्वारा राजभाषा सहित विभिन्न भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या क्या कदम उठाए गए और इनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, इनके बारे में क्या मंत्री जी विस्तार से सदन को बताएंगे? महोदय, केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में राजभाषा सहित भाषाओं के, अन्य भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कई कदम उठाए हैं। जैसे अखिल भारतीय राजसभा सम्मेलन का आयोजन भी हो रहा है, भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना की गई है, हिंदी शब्द सिंधु डिजिटल शब्दकोश तैयार किया गया है और यह अति महत्वपूर्ण है और जिसका लाभ बहुत मिल रहा है। इसमें हिंदी के मानकीकरण और भाषा तकनीक के विकास हेतु ऑनलाइन हिंदी शब्दकोश, जिसमें 7 लाख से अधिक शब्द शामिल हैं। महोदय, कंठस्थ अनुवाद प्रणाली तैयार किया गया है। कंठस्थ एक स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली है, जिसमें 5 करोड़ से अधिक वाक्य शामिल हैं या प्रतिदिन 15 से 20 हजार नोटिंग का अनुवाद करती है। महोदय, लीला हिंदी प्रवाह ऐप मोबाइल बनाया गया है, जो 14 भारतीय भाषाओं के उपयोगकर्ताओं को हिंदी सिखाने का सहज और निःशुल्क माध्यम है। महोदय, ई सरल हिंदी वाक्य कोश बनाया गया है, जिसमें अब तक 6 लाख शब्द एवं 14,000 से अधिक वाक्य शामिल किए जा चुके हैं। महोदय, राजभाषा हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण तकनीकी टूल विकसित किए गए हैं। केंद्रीय समितियों का गठन हुआ है। 537 नगर भाषाओं कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी हिंदी को पहचान मिली है। अब विश्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट में उपलब्ध है। फिजी की सह राजभाषा एवं अबू धाबी में न्यायालयों की तीसरी आधिकारिक भाषा हिंदी बनी है। महोदय, राजभाषा के साथ साथ जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उसको महत्व दिया जा रहा है, इसलिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हमारी जो मातृभाषा है, हमारी योग्यता, हमारी मेधा हमारी मातृभाषा में ज़्यादा परिलक्षित होती है और इसके लिए जितनी भी भाषाएं हैं उसको संरक्षित और संरक्षण देने का काम विभिन्न पहलुओं पर हम करते हैं। और इसका आप अभी जो भाषा अनुभाग बना है भारतीय भाषा के लिए, अब विभिन्न भाषाओं में कई राज्यों के जो वहाँ की आधिकारिक भाषा के प्रथम स्थान पर है, उस पर अब हम लोग पत्राचार भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 362, क्वेश्चन नंबर 362, श्री जी सेल्वम। सब मान्य मंत्री जी। Sir, a statement is laid on the tape of the House. श्री लव श्री कृष्णा।
Thank you for giving me the opportunity to speak on this important question, sir. Sir, PM Awas Yojana, Gramin is a huge success. It has given three benefits. One, to provide houses for the poor. Second, to provide work for the rural population. Third, to revive and boost the rural economy, sir. And Minister has given a very elaborate answer in this question. So I want to ask the Minister very specifically, in Tamil Nadu, how many houses has been sanctioned? What is the budget allocated for this scheme in Tamil Nadu? And in Tamil Nadu, any new survey has been done and to identify the new houses? Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्हें तमिलनाडु की गरीब जनता का सवाल पूछा है। मुझे कहते हुए बहुत तकलीफ है माननीय अध्यक्ष महोदय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तमिलनाडु में भी गरीबों के मकान बनाने के लिए लक्ष्य आवंटित किया है, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्याय की पराकाष्ठा है। 1 साल से ज्यादा हो गया, 2,15,000 मकान तमिलनाडु की सरकार ने पीएम आवास के स्वीकृत ही नहीं किए हैं। हम पैसा दे रहे हैं गरीबों के मकान बनाने के लिए, और तमिलनाडु की सरकार मकान स्वीकृत नहीं कर रही। ये अन्याय है, ये गरीबों के साथ धोखा है, ये पाप है माननीय अध्यक्ष महोदय। और इतना ही नहीं, 3,10,000 मकान पूरे ही नहीं हुए, वहां पैसा दिया जा चुका है लेकिन सरकार मकान पूरे नहीं कर रही। 608 करोड़ रुपया तमिलनाडु सरकार के खाते में पड़ा हुआ है। भारत सरकार का, केंद्र सरकार का अंश 608 करोड़ रुपया तमिलनाडु के खाते में पड़ा है। वो गरीबों का मकान नहीं बना रहे, मकानों को स्वीकृति नहीं दे रहे। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, 2018 के आवास प्लस की सूची के 50,815 मकान का लक्ष्य हम तमिलनाडु को नहीं दे पा रहे। आखिर इनको तकलीफ क्या है? गरीबों के मकान बनेंगे तो इनको तकलीफ क्या है कि मोदी जी का नाम होगा इसलिए मकान नहीं बनने दे रहे। और पराकाष्ठा तो यह है कि पूरे देश में वो गरीब जिनके पास कच्चे घर हैं, उनको नया मकान बनाने के लिए 2024 में सर्वे किया गया। तमिलनाडु की सरकार ने सर्वे नहीं किया, सर, सर्वे तक नहीं किया। ये गरीबों के साथ अन्याय है, धोखा है, पाप है। मैं तमिलनाडु सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि गरीबों के मकान स्वीकृत करे, गरीबों के मकान बनाने के लिए वो सर्वे करे ताकि हम गरीबों के मकान बना सके। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ तमिलनाडु की सरकार से, गरीबों के साथ अन्याय ना करे।